निपुण आलम जी, मैं आऊंगा आऊंगा महमूद आलम जी आपके पास। निपुण आलम जी, आपको आवाज मिल रही है? जी आ रही है आपकी। निपुण आलम जी, चुनौती तो मैं समझूंगा ही आपसे, लेकिन सबसे पहले ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारतीय मूल के जो बच्चे हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, उनको यूक्रेन ही पसंद आता है, यूक्रेन ही समझ में आता है कि वहीं से पढ़ के आएंगे तब डॉक्टर बनेंगे। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि यूरोप में यूक्रेन ही पसंद में आता है, हम्म। लेकिन हम अगर बात करें कि यूरोप को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक वेस्ट यूरोप और एक आपका ईस्ट यूरोप। हम्म। तो जो यानी कि जो पूर्वी यूरोप है हम्म। वो थोड़ा कंपेरेटिव हम बात करें तो पश्चिमी यूरोप से वेस्ट यूरोप से थोड़ा सस्ता पड़ता है। हम्म। तो वहाँ की आपकी एजुकेशन की जो फीस है वो कम है, हम्म। वहाँ पर जो उनका रहने का खर्चा है वो कम पड़ जाता है। तो हम्म। खर्चा कम होने के कारण वो यूक्रेन को एक पसंद किया। तो एक बड़ा रीजन ये बनता है कि पूर्वी पूरा आपके यूरोप के कंट्रीज हैं, तो वहां पर ये चीज देखी जाती है मिलनी। एक खर्चा काफी कम पड़ जाता है। अगर ब्रिटेन से तुलना करें, जर्मनी से तुलना करें, आप इटली से, फ्रांस से तुलना करें, तो उनके मुकाबले में बहुत कम खर्चा हो जाता है वहां पर। तो ये मेनली है खर्च एक्सपेंस खर्च काफी कम। कम की वजह से ये छात्र जाते हैं वहां पर पढ़ाई पढ़ने के लिए, या जी फिर ये माना जाता है कि भारत में तो इतनी सीटें ही नहीं है प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों मेडिकल कॉलेजों को मिला लिया जाए, तो यहाँ तो ये स्थिति है कि एक अगर नीट का एग्जाम निकलता है तो लाखों लाख बच्चे जो है उसमें एग्जाम के लिए जाते हैं और पता चलता है कि सीट तो 80,000 है, 88,000 है। जी जी। देखिए क्या है ना कि अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, देखिए भारत का आज आप मान के चलिए करीब 65 पॉपुलेशन जो आपकी यूथ पॉपुलेशन है। दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी यूथ पॉपुलेशन हमारे पास में है। और खुद अगर आप देखिए तो यूएन का जो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है उसकी जो रिपोर्ट है उसने कहा है कि इंडिया के पास करीब 35 करोड़ युवा ऐसा है जो उसके पास वर्किंग यूथ है जो वर्ल्ड में काम करने के लिए है। तो खुद हमारी गवर्नमेंट भी ये प्रमोट करती है कि भाई आप विदेशों में जाके पढ़ो, वहीं पर क्या करो, कुछ प्लेसमेंट आपको मिल जाए, जॉब वहां पर मिल जाए। आपको पता होगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डायस्पोरा है आज की डेट में इंडियन डायस्पोरा है, अकॉर्डिंग टू यूएनओ का जो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो खुद हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाएं, पढ़ें, ताकि वो वर्ल्ड से कनेक्टिविटी हो, वहां पर जाकर जॉब करें। क्योंकि खुद वर्किंग यूथ की आवश्यकता है वर्ल्ड को, जो किसी कंट्री के पास में नहीं है। आज इंडिया के पास में वो है हमारा यूथ। तो जैसे यूएनओ की रिपोर्ट आपको बता रहा, तो उस रिपोर्ट की ठीक है इंडिया के अंदर में एजुकेशन है, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन खुद हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है एक मोटा मोटी अगर आकलन निकाला जाए निपुण आलम जी, चूंकि देखिए आप तो गहन इस पूरे मसले को लेकर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना जांच चाहूंगा, पड़ताल मेरा नाम करते ही आलम हैं। बायन, जी निपुण आलम बायन। जी। आलम नहीं, आलम बायन। जी निपुण आलम जी, ठीक है। आलम बायन जी। जी हाँ, आलम बयान जी, निपुण आलम बयान जी, जी मैं ये अगर समझने की कोशिश करूं मोटा मोटी इस पूरे मामले में जी कि भारत में जहां 1 करोड़ रुपए डॉक्टरी में खर्च होता है, तो यूक्रेन या यूरोपीय कंट्री में 25,000 रुपये में 25 लाख रुपए में मामला हो जाता है वहाँ पर। और वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं होता, वहाँ ये सारी चीज़ें भी नहीं है इतनी, यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं इसलिए भी है कि बच्चे उधर का रुख करते हैं, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। जी बिल्कुल। लेकिन ये कहना है कि थोड़ा सा इंडिया में भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, ये नहीं कि इंडिया में 1 करोड़ ही खर्चा आएगा डॉक्टरी करने में। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एजुकेशन के यहाँ पर अलग अलग चार्ज हैं। तो जैसे क्योंकि इंडिया का आप जानते हैं पीपीपी मॉडल है, तो यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज, हर तरह की बातें हैं। तो कोई एक मॉडल सेट करने की इतनी फीस होगी ऐसा नहीं है, अलग अलग लेवल। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये बात हो गई इस पे कि बच्चे क्यों जाते हैं मतलब बाकी यूरोपीय कंट्री में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। दूसरा ये कि जो भी भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं उनके लिए कितनी बड़ी, सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। हालांकि एक अच्छी खबर ये भी है कि 470 यात्रियों को लेकर, बच्चों को लेकर फ्लाइट वहाँ से उड़ चुकी है, जो कि 9 बजे पहुँच जाएगी मुंबई। जी देखिए, कहना कि एक कहावत कही जाती है कि ऊँट के मुंह में जीरा। आप एक बात समझिए, करीब 20,000 स्टूडेंट हमारे वहां पर हैं, उसमें से 500 करीब आए हैं, तो अभी तो बड़ी संख्या वहां पर है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप रूस की बात करें चाहे यूक्रेन की बात करें, दोनों ही गवर्नमेंट के साथ हमारे बेटर रिलेशन है। आप देखिए यूक्रेन ने जब एशिया के अंदर अपनी पहली एम्बेसी खोली तो वो भारत के अंदर ही खोली थी पहली एम्बेसी। तो यूक्रेन गवर्नमेंट, और अभी हम हाल की बात करें यूक्रेन की, जिस प्रकार से आप देखते हैं इंडिया से कहा गया कि आप हमारे मीडिएटर बनिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पुतिन जी से बात हुई और इतनी लंबी बात हुई थी, लंबी चर्चा हुई। तो ऐसी स्थिति में इंडियन जो आपके स्टूडेंट हैं
उनको तनाव लेने की बात नहीं है। अलग अलग कंट्रीज की बात अलग, अफगानिस्तान में अगर स्टूडेंट फंस जाते हैं तो वहां की कंडीशन अलग होती है। जो परिवारीजन चिंतित और परेशान हो रहे हैं, यानी अब वो मान लें कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनके जो बच्चे हैं वो सकुशल वापस आ जाएंगे। आपने कहा कि बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है अभी कि 470 आ रहे हैं, जबकि 20 से 22 हज़ार की संख्या में वहाँ छात्र फंसे हुए हैं। लेकिन एक बयान और एक कहावत ये भी है कि डूबते को तिनके का सहारा। अगर ऐसी स्थिति है, पहली अगर फ्लाइट वहाँ से उड़ी है तो बाकी भी सबको जल्द वापस लाने की भी जद्दोजहद चल रही है। और विंग सबसे कमांडर हमारे साथ हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर विनय सिंह जी हमारे साथ हैं। वो भी अपना अनुभव और तमाम सारी चीज़ें साझा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना चुनौती भरा काम है और किस तरह से वहाँ से रेस्क्यू करके लाया जा रहा है, बच्चों को वहाँ से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। विनय जी, जो बातें निपुण जी ने कही और महमूद आलम जी ने कही, उन सारी चीज़ों को देखा जाए तो कुल मिला के ये कि दोनों ही कंट्री से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यूरोपीय कंट्री जो और भी आसपास हैं उनसे भी भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। एक यही बड़ी वजह है कि ये भारत की शक्ति है, भारत की ताकत है और भारत की पावर को 26 जनवरी के माध्यम से जो भारत अपनी ताकत दिखाता है वो पूरी दुनिया में जाती है और पता चलता है कि भारत की अब हैसियत क्या हो गई है। नहीं, आपने सही कहा। जैसे निपुण जी ने कहा था कि अभी सिर्फ बहुत ही कम हमारे विद्यार्थी और नागरिक वहाँ से आ पा रहे हैं और ज़मीन पर युद्ध चल रहा है, जैसे कि हमारे पहले वक्ता ने भी कहा था। पर क्योंकि ये सब कूटनीति से पूरा होता है, जैसे यमन के अंदर भी मुझे याद है दोनों देशों से मिलके एक बिल्कुल सेफ पैसेज निकाला गया कि एक सेफ विंडो निकाली गई कि इस आधे घंटे या 1 घंटे में आपके ही लोगों को वापस निकलवाया जाएगा और आप कैसे बचाया जाएगा। ये ज़मीनी तौर पे जो हमारे वहाँ पे एम्बेसी के अधिकारी हैं वो यूक्रेन के अधिकारियों से भी और हो सकता है कहीं हद तक रशियन ऑफिशियल्स को भी इस पिक्चर में लेकर कि कोलेटरल डैमेज ना हो और हमारे संबंध ना बिगड़ें और हमसे संबंध अच्छे बने रहें। रशिया भी कहीं ना कहीं हमें इस बात को मदद करेगा कि हमारे देश के बच्चों को कम से कम वहाँ से सही सेफ पैसेज और सेफ विंडो देके किसी ना किसी तरह से पश्चिमी यूक्रेन की तरफ लाके और उनको हंगरी, रोमानिया या पोलैंड वगैरह में भेज दिया जाए, जहां से उनको हिंदुस्तान में वापस निकाला जाए। और इसके लिए मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे विदेश मंत्रालय ने ये सब काम बखूबी निभा चुका होगा, जो कि अगले 4-5 दिन में हमें जमीनी हकीकत में जब बच्चे हमारे हिंदुस्तान में वापस आ जाएंगे तब देखने को मिलेगा। निपुण आलम बयान जी, क्या ये माना जाए कि जो रूस से भारत के संबंध है, चूंकि रूस से बहुत पुराने संबंध हैं, अब के संबंध नहीं भारत के, और आज भारत की ताकत को रूस भी समझता है और जानता है। पुतिन से जितनी बातचीत हो रही है शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति से उस तरह की बातचीत नहीं, लेकिन संबंध बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। दूसरा ये कि भारत आज अगर कहीं रुख करेगा इन दोनों के बीच में तो वो रूस की तरफ रुख करेगा, और ऐसे में यूएन में भारत की तारीफ भी हो रही है। रूस ने तारीफ की है कि भारत ने जो कदम बढ़ाया है वो सराहनीय है। तो जो लोग हमला कर रहे हैं, रूस जो हमला कर रहा है यूक्रेन में, उनको भी ये हिदायत दी जा रही होगी कि भाई इस तरह की स्थिति न बने, भारतीयों को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। अगर ऐसी स्थिति बन गई तो फिर भारत इस मामले में कुछ भी कर सकता है। जी देखिए, ये तो क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट इस प्रकार के जब क्लैश होते हैं, इस प्रकार के जब इश्यूज होते हैं तो बहुत क्लियर मैसेज होता है। और जैसे रशिया से हमारे रिलेशन है, जैसे कहा जाता है कि टाइम टेस्टिंग फ्रेंड है रशिया है, ये हमारा टाइम टेस्टिंग फ्रेंड है। और हमेशा रशिया ने हमारी बातों का रिकॉर्ड भी रखा है। चीन से अच्छे संबंध होते हुए पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध बना रहा है, लेकिन तब भी रशिया ने भारत के साथ किसी भी तरह के तनाव को नहीं बढ़ाया। कोई बातें भी तो हमेशा हमने क्लियरिफिकेशन देखा। तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देखता आ रहा हूँ, तो यहाँ पर गवर्नमेंट पहले ही अपने सोल्जर्स को, अपनी पूरी टीम को आगाह कर देती है, इस प्रकार की जानकारी दे देती है कि भाई वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा है या इंडियन है उसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि अभी जैसे बात हो रही थी, मोहम्मद जी बता भी रही, जमीन की लड़ाई है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि टैंक वहां पर घूम रहे हैं रोड के ऊपर, और कहां पर, यूक्रेन की कैपिटल के अंदर। तो एक कार के ऊपर भी वहां पर टैंक चढ़ा दिया गया, ये फोटो भी हमारे सामने आई है। तो अगर टैंक इस प्रकार से कैपिटल के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत ही टेंस सिचुएशन है कि हम चिंता का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यही है कि रूस हो या आप यूक्रेन हो, दोनों के साथ बेटर रिलेशन, और रूस का जैसा आपने कहा कि बहुत बेस्ट रिलेशन, बहुत अच्छे रिलेशन है। तो ये बात केवल रूस की गवर्नमेंट ही नहीं, रूस की आर्मी भी जानती है, रूस की पीपल भी जानते हैं। जब आप रशिया इंडिया फ्रेंडशिप ईयर बनाते हैं तो पूरी रूस की पॉपुलेशन उसको कह रहे सेलिब्रेट करती है।
यहाँ तक कि रशियन जो जनता है वो इंडियन सॉन्ग तक गाती है, तो क्या सैनिक नहीं गाते होंगे? तो वो भी जानते होंगे भाई इंडियन हमारे सामने है तो हमें इनका ध्यान रखना है। तो ऐसा बात नहीं है कि इंडियन बिल्कुल सेफ है। हाँ, कहीं और स्थिति होती है तो बात अलग होती है। जैसे आप यमन की बात करें तो बात अलग होती है। तो हमको सिचुएशन भी देखनी पड़ती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की टेंशन नहीं है। लेकिन विनय सिंह जी ने बताया कि आज भारत उस मजबूती के साथ खड़ा हुआ है बाकी दुनिया में, जो कि जिसका लोहा हर कोई मानने को तैयार है, और खासतौर पर विदेशों में। भारत में चुनाव है, ठीक है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग गांव पंचायत के अलग मुद्दे और मसले होते हैं, वो अलग विषय रहता है, लेकिन आज भारत अपनी एक जो सामरिक शक्ति जो है बना के बैठा है, उससे तो कहीं ना कहीं बाकी देश जो है थर्राए हुए हैं कि भारत को नहीं छेड़ना है किसी भी विषय में। इसको लेकर आपका आकलन क्या कहता है निपुण आलम बयान जी? जी, मैं ये कहता हूँ, मेरा मानना इसमें ये है कि जैसे पहले, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा कि पहले भारत को नाम बनाए रखना, इनकी अपने आप को नॉन अलाइन रखना बड़ा आसान था। लेकिन जब से, क्योंकि इंडिया की कोई पावर नहीं थी, तो रशिया भी सोचता था, यूएसआर भी सोचता था, अमेरिका भी सोचता था कि भारत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब भारत की ताकत बड़ी है तो तभी भारत की हर जगह चर्चा हो रही है। अमेरिका भी दबाव बना रहा है कि तुम कहो कि रशिया ने आक्रामक किया है, और रशिया क्या है, एक आक्रामक कंट्री है, आक्रामक देश है। उधर यूक्रेन हमसे कह रहा है कि भैया आप मीडिएटर कर सकते हो, आपके लीडर, हमारे यहाँ तक प्रधानमंत्री तक की वो बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बहुत ही लोकप्रिय हैं, इंटरनेशनल लीडर हैं। तो ये भारत का दमखम दिखा रहा है कि दोनों ही देश इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और ये आप खासतौर से इस गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट में हमारी मोदी सरकार है, डायस्पोरा को लेकर बहुत काम किया है कि किसी भी तरीके से हमारा डायस्पोरा जो हो वो किसी भी तरीके से क्या सिक्योरिटी को लेकर दिक्कत कभी पैदा ना हो। और अभी नहीं, पहले भी आप बहुत सारे ऑपरेशन देखें तो कभी भी हमारे डायस्पोरा को दिक्कत हुई, सुषमा स्वराज जी के समय से लेके अब तक जैसे कभी समय देखें तो डायस्पोरा, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारा डायस्पोरा ये हमारे विदेशों में चलते फिरते हमारे एम्बेसडर हैं। आप हर इशू में देखें हमारी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है किस प्रकार से एक्टिव हो जाती है। इंडिया के अगेंस्ट अगर किसी भी देश में कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी बात होती है, तो हमारी पूरी डायस्पोरा एक्टिविटी क्या हो जाती है, मूवमेंट करने लगती है, और इंडिया के फेवर में विदेशों में माहौल बनाती है। तो ये इंडिया का भी कर्तव्य बनता है कि हमारे पूरे डायस्पोरा को क्या दे, सिक्योरिटी दे, और उनमें सिक्योरिटी की भावना दिखाए। ऐसे मामलों में समझने की कोशिश होती है, जो गांव देहात का व्यक्ति है उसको भी एक संदेश देने का काम होता है। आजकल तो हर कोई जागरूक भी हो गया है, और तमाम लोग जागरूक हैं और इस ओर बड़ा ध्यान भी देने की कोशिश करते हैं और समझते भी हैं। टीवी चैनलों के माध्यम से या न्यूज़पेपरों के माध्यम से वो हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमारे जो शक्तियां हैं, हमारे भारत का अगर कहीं दबदबा है तो वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, इस चीज़ को अब हर कोई समझने भी लगा है। लेकिन विनय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सीरिया में देखने को मिला है ऐसा, सीरिया में भी भारतीय मूल के तमाम जो लोग थे वो फंसे हुए थे, सुषमा स्वराज भी थी, और डंके की चोट पर उन्होंने कहा था जब सदन में, वो उन्होंने बोला कि हमने इतने वहाँ से भारतीयों को रेस्क्यू करके हम विषम परिस्थितियों में लेकर आए वहाँ से। वहाँ पर भी यही हालात थे। हमने कोरोना महामारी के बीच देखा जब चीन में फंसे हुए थे तमाम भारत के बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए गए थे, उनको भी वहाँ से एयरलिफ्ट करना बहुत मुश्किल था उस दौर में, और अभी जो यूक्रेन में हो रहा है। तो ये ऐसे मामलों पर पता चलता है कि भाई आपकी ताकत क्या है, और आप अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज भारत यहाँ पीछे कदम नहीं खींचेगा, ये नहीं कहेगा कि नहीं बच्चे फंसे हैं आ जाएंगे जिस हालत में गए थे वैसे ही, लेकिन नहीं, आज अगर भारत के लाल पर किसी पर थोड़ी सी आंच आने की बात हुई तो भारत ने दहाड़ दिया सीधा। ये सही है, जैसे कि सीरिया से हमें अपनी नर्सों को बचा के लाए थे, जबकि उस परिस्थिति में अमेरिका और रूस दोनों ही अपने नागरिकों को निकालने में जब अक्षम थे, बिल्कुल उस समय भी हम सीरिया से अपनी नर्सों को बचा के लाए और सभी को 100% सुरक्षित लेके आए थे। चाहे वो फिर चीन से जब वुहान वायरस के बाद लाना हुआ, तभी हम सभी अपने वहाँ पे नागरिकों को, बच्चों को और जितने भी विद्यार्थी थे उनको बचा के लाए। और हिंदुस्तान के साथ साथ पड़ोसी देशों के बच्चों को भी जिनको की भारत सरकार से सहायता मांगी थी, उनको भी निकाल के लेके आए थे। और अब जैसे यूक्रेन में हो रहा है, यहाँ से भी सकुशल निकालेंगे। दिक्कत होगी, पर दिक्कत के वक्त पे ही परिस्थिति आप कैसे निपटते हैं, ये आपकी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर पे डिपेंड करता है। हार्ड पावर तो सबको पता है कि हमारे पास क्या अधिक हथियार हैं, क्या हमारे पास हवाई जहाज हैं, क्या हमारे पास, पर जो कूटनीतिक सॉफ्ट पावर है
उसकी परीक्षा इस समय होती है और हम हमेशा उस परीक्षा में हमेशा सफल हुए। बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा कि आप उन माता पिता, उन परिवारीजनों को कुछ कहें, दो शब्द, उन्हें एक संदेश देने का काम करें, जो परेशान है अभी भी, जो वो चिंतित हैं कि हमारे बच्चों का क्या होगा, कैसे वो वापस आएंगे। एक पहली अच्छी खबर आ चुकी है कि 470 को लेकर आ रही है फ्लाइट, 4-6 फ्लाइट और भी गई हुई हैं, वो भी लेकर आएंगे। तो आप एक संदेश देने का काम करें, फिर मैं निपुण आलम बयान जी के पास भी जाऊंगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार पर भरोसा रखिए। भारत सरकार के अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, जैसा कि हम बाकी न्यूज चैनल में भी देख रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे विदेश विभाग के अधिकारी इस तत्परता से काम करेंगे कि जमीन पर हम किसी भी नागरिक को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसको सकुशल वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम सफल होंगे। हमारी इतनी क्षमता भी है और हमारी इतनी सॉफ्ट पावर भी है। बिल्कुल। आप निश्चिंत रहिए, बच्चे वापस सकुशल आएंगे। निपुण आलम बयान जी, बहुत संक्षेप में आपसे भी, आप भी एक संदेश देने का काम करिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और बताइए कि ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, डूबते को तिनके का सहारा होता है, सबको वापस लाया जाएगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने बोली, और शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है। और किसी भी सरकार को अगर हम टेस्ट करते हैं, चिंता का विषय तब होता कि हमारे पहले के एक्सपीरियंस खराब होते। हमारे पहले के एक्सपीरियंस सब अच्छे रहे, तो जाहिर सी बात है, जैसे पहले के एक्सपीरियंस अच्छे रहे हैं, पहले उन्होंने इतना काम हमारी सरकार ने किया है, तो आगे भी करेगी। चिंता का विषय बिल्कुल भी किसी तरह से नहीं है। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जैसे अभी हमारे अन्य पैनलिस्ट बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि सरकार एक एक व्यक्ति को पूरा रिकॉर्ड देती है। और मैंने कहा कई रीजन है जो इस गवर्नमेंट के द्वारा डायस्पोरा पूरा फोकस किया जा रहा है, तो चिंता का कोई विषय नहीं। बिल्कुल। निपुण आलम बयान जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद।